नमस्कार। वेलकम टू द न्यू इंडिया। हमारे इस नव भारत निर्माण के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। हमारी इकोनॉमिक सर्वे की लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर के रूप में अपना सर्विस सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। ये अपना इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 06 होने वाला है। आप अगर रिवाइज करें पिछले 5 चैप्टर्स को तो मैं आपको बता सकता हूँ। पहले नंबर पे हमने बृहद डाटा के रूप में बात करी थी। दूसरे नंबर पे हमने कृषि और कृषि से संबद्ध क्षेत्र जितने भी हैं उनके बारे में बात करी थी। थर्ड नंबर पे हमने ग्रामीण विकास के बारे में बात करी थी। ठीक है। फोर्थ नंबर पे हम आ गए थे औद्योगिक विकास के बारे में। फिफ्थ नंबर पे हमने आधारभूत संरचना के बारे में बात कर ली थी। तो अगर ओवरव्यू में बताऊं तो पहले नंबर पे तो हमने ओवरव्यू डाटा देखा था। देन द्वितीय जो चैप्टर नंबर 2 है एंड चैप्टर नंबर 3 है वो ऑलमोस्ट कृषि के प्राथमिक क्षेत्र को कवर कर रहे थे। चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 जिसमें औद्योगिक विकास एवं आधारभूत संरचना ये अपने आप में द्वितीय क्षेत्र को कवर कर रहे थे। और मैं तृतीय क्षेत्र का जब नाम लेता हूँ तो आपसे बोलता हूँ टर्सरी सेक्टर के रूप में हम सेवा क्षेत्र को पढ़ते हैं। चूँकि हमें हमारे राजस्थान का सेवा क्षेत्र पढ़ना है और राजस्थान सेवा के मामले में सर्विस सेक्टर के मामले में बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। तो इकोनॉमिक सर्वे वालों ने चैप्टर नंबर 6 का नाम रख दिया उन्होंने उभरता हुआ सेवा क्षेत्र। अब उभरते हुए सेवा क्षेत्र, सेवा आप जानते ही होंगे, मैंने काफ़ी बार बताया हुआ है। सेवा सेक्टर ऐसा होता है जिसमें नए उत्पाद तो नहीं बनते हैं लेकिन व्यक्तियों के लिए सेवाएं दी जाती हैं। इवन इफ सरकार जो है वो खुद सरकार सेवा का काम करती है, लोगों के लिए बहुत सारी स्कीम्स योजनाएं चलाती है जिनके द्वारा लोगों का वेलफेयर और कल्याण हो सके। सर्विस सेक्टर के अंतर्गत मैंने आपको पहले बताया था बैंकिंग भी शामिल होती है, इसके अलावा शिक्षा भी शामिल होती है। ठीक है। इसमें कोई उत्पाद तो नहीं बनता है लेकिन आप किसी दूसरे व्यक्ति की हेल्प कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसमें अपना कम्युनिकेशन संचार भी शामिल हो जाता है। ओके। इसके अलावा इसके अंतर्गत पर्यटन भी शामिल हो जाता है। ठीक है। पर्यटन में कोई नया उत्पाद नहीं बनता है, पर्यटक आए कोई जगह को देखा एंड दे फील वेरी गुड, तो वो एक सर्विस सेक्टर है और उसके लिए चार्ज लिए जाते हैं। ठीक है। इसमें शिक्षा भी शामिल हो गया। इवन इफ डॉक्टर्स भी जो होते हैं वो भी सर्विस सेक्टर में आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट आज के टाइम पे आता है आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। हम रात दिन जो काम कर रहे हैं वो सर्विस सेक्टर की इन्हीं चीज़ों पे काम कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप जो मोबाइल में वीडियो देख रहे हो ये आईटी का ही कमाल है। और आईटी से इनेबल्ड सर्विसेज जो भी होंगी वो सब अपना सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है। सो अपने इकोनॉमिक सर्वे में हमने जो बात की है सेवा क्षेत्र का जो डाटा है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले। देन बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड कुछ बातें डाटा बात करेंगे। फिर वही आईटी वाली बात मैंने बोला है तो आईटी से रिलेटेड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में हमारा राजस्थान किस जगह पे है, उसके अलावा कुछ योजनाएं हैं। स्टैंड अप इंडिया उसके बारे में बोला हुआ है उन्होंने। एक राजस्थान फाउंडेशन बनाया गया है उसके बारे में इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है। देन टूरिज्म के बारे में बात करनी है, पुरातत्व एवं संग्रहालय के बारे में बात करनी है, देवस्थान विभाग के बारे में बात करनी है, कुछ अवार्ड्स दिए जा रहे हैं उनके बारे में बात करनी है, अटल पेंशन योजना, राजस्थान जन आधार योजना, इन सब के बारे में बात करनी है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई आईपैड टू यू। सबसे पहले उभरता हुआ सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र आप समझ गए, सर्विस सेक्टर जिसमें नया उत्पाद नहीं बनता है लेकिन लोगों की हेल्प की जाती है। ठीक है। जिसके मैंने आपको अलग अलग सेक्टर्स बता दिए थे। ओके। अब अगर आप ध्यान करें तो सबसे पहले चैप्टर के रूप में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो राज्य का जीडीपी है उसमें से 28% हिस्सा आप प्राथमिक क्षेत्र का मान लीजिए। ठीक है। 27% हिस्सा आप जो है वो द्वितीय क्षेत्र का मान लीजिए जिसमें उद्योग धंधे हैं। और लास्टली मैंने बोला था 43% हिस्सा आपको किसका मानना है, सेवा क्षेत्र वाला मानना है। अब इस सेवा क्षेत्र से रिलेटेड जो भी डाटा है वो यहाँ पे आपको याद करना है। जीएसबीए में सेवा क्षेत्र का योगदान, ठीक है, ये अपना जो टेबल है ओरिजिनली उसमें लिखा हुआ था। तो प्रचलित मूल्यों पे है, ऑल ओवर जो जीडीपी है हमारे प्रचलित मूल्यों पे 14.13 लाख करोड़। ठीक है। उसका 41% के आसपास, जो 43% के आसपास आ रहा है। तो प्रचलित मूल्यों पे जीएसबीए में सेवा क्षेत्र का योगदान है 5.43 लाख करोड़, 73 लाख करोड़, 5.73 लाख करोड़। ठीक है। ये डाटा है, रटना है, आपको हर हाल में रटना है, इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है। पिछले सालों की तुलना में इसमें 17.11% का ग्रोथ हुआ है। स्थिर मूल्यों पे ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो रहा है वो 3.21 लाख करोड़ रहा है, जो पिछले साल की तुलना में 10.14% की ग्रोथ दर्शाता है।
तो ये एक तो पहला डाटा आपको रटा हुआ होना चाहिए। प्रचलित मूल्यों पे GSBA में सेवा क्षेत्र का योगदान 5.73 लाख करोड़ और स्थिर मूल्यों पे 3.21 लाख। अब ये वाला याद रह जाए तो भी काफ़ी ओके। बाकी हमारी ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है इसकी इस QR कोड के थ्रू पूरी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट फ्री मिल रही है। और ये बुक आपको मैंने दिखाई हुई है, बताई हुई है, ये वाली जो बुक है ये मार्केट में अवेलेबल है, अमेजन पे भी अवेलेबल है। तो आप इस बुक को परचेज करके, ये सेम टू सेम जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उस वाली ही बुक है, आप इसको लेके एंड इसके साथ साथ में लेक्चर्स भी देख सकते हैं। एंड आई गारंटी यू कि आप प्री एग्ज़ाम में या किसी और भी राजस्थान से रिलेटेड एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहाँ 15% सवाल इसी बुक के थ्रू कर पाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे जो है वो डिविडेंड किया हुआ है कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाएं। देखो, सबसे इम्पोर्टेंटली इन्होंने बोला है कि व्यापार, होटल और जलपान गृह, ठीक है, एक तरीके से अपना टूरिज्म सेक्टर वाला जो है वो है इसके अंतर्गत। एक अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन वाला है। उसके अलावा वित्तीय सेवाएं हैं। उसके अलावा परिवहन और संचार और भंडारण वाली सेवाएं हैं, ये उप क्षेत्र हैं इसके। एंड उसके अलावा स्थावर संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व एवं पेशावर सेवाएं, ठीक है, ये अलग अलग जो हैं वो उप क्षेत्र हैं सेवा क्षेत्र के। आपको जो एग्जाम्पल बताए थे वही सारे के सारे यहाँ निकल के आ रहे हैं। पर्यटन वाला आ रहा है, परिवहन वाला आ रहा है, संचार वाला आ रहा है, भंडारण वाला आ रहा है। भंडारण में कोई नया उत्पाद नहीं बनता है, आप किसी भी स्टोरेज में कुछ सामान को रखते हो, रखने का चार्ज लेते हो, लेकिन उत्पाद नया नहीं बनाते हो, ठीक है। वित्तीय सेवाएं, बैंक वाले सिर्फ आपका पैसा लेके किसी दूसरे को लोन पे देते हैं, तो उसमें कोई नया उत्पाद नहीं बना रहे हैं, वो आपके पैसे को रखने का काम करते हैं, या बैंक वाले अपने पैसे को किसी दूसरे को लोन पे देने का काम करते हैं, ओके। इसी तरीके से कुछ जो आवासीय गृह होते हैं उन पे टैक्सेज लिए जाते हैं जो निर्माण होता है उस समय। तो ये स्थावर संपदा, पेशेवर सेवाएं जो दी जाती है वो हैं। लोक प्रशासन मैंने आपको बताया था। तो ये आपको डाटा यहाँ पे डाला हुआ है, आप इसे रिलेट करने की कोशिश करें। परिवहन वाले का जो है वो 11% है, ठीक है। वित्तीयों वाला जो है वो 9.27% है, ओके। व्यापार होटल वाला 27.69% है, सबसे ज़्यादा टूरिज्म वाला हिस्सा आ रहा है इसमें, ओके। उसके बाद में अगर मैं बात करूं लोक प्रशासन की, तो लोक प्रशासन वाला 7.07% है। और अगला बात करूं मैं स्थावर संपदा, गृह, आवास और स्वामित्व एवं पेशावर सेवाएं, ये 24.62% है। और अन्य जो है वो 19 पॉइंट पर। तो आपको एक याद रखना है कि सेवा क्षेत्र का जो सबसे ज़्यादा हिस्सा आ रहा है 5.73 लाख करोड़, तो मैंने टोटल बताया था आपको। टोटल कितना है GBSP, वो है 5.73 लाख करोड़। इसमें सबसे ज़्यादा किस सेक्टर, इसके उपक्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो व्यापार, होटल एवं जलपान गृह के रूप में, ओके। यानी इसे मैं पर्यटन भी डायरेक्टली बोल सकता हूँ, इसका हिस्सा सबसे इम्पोर्टेंट है अपने सेवा क्षेत्र में, ठीक है। सेवा क्षेत्र के उपक्षेत्रों में सबसे अधिक हिस्सा किसका हुआ है? व्यापार, होटल, व्यापार, एक तरीके से होटल, जलपान गृह। और इसे मैं चेंज भी कर दूं ना तो पूरा डायरेक्टली इसे पर्यटन बोल सकता हूँ, ओके। पर्यटन का हिस्सा सबसे ज़्यादा हो रहा है सेवा क्षेत्र में, ओके। सो पर्यटन के रिगार्डिंग कुछ डाटा, ठीक है। ये डाटा इकोनॉमिक सर्वे में जो दिया है वो सेम टू सेम मैंने डाला हुआ है। डाटा क्या कह रहा है कि वर्ष 2022 में, इकोनॉमिक सर्वे में जो बात लिखी है वो मैं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। वर्ष 2022 में नॉर्मली ये नवंबर दिसंबर तक का डाटा देते हैं। कुल मिला के 986 लाख दर्शक या पर्यटक आए हुए थे अपने राजस्थान में घूमने के लिए। तो इसे मैं अगर करोड़ में बोलने की कोशिश करूं तो 9,86,00,000 पर्यटक राजस्थान में पिछले साल 2022 में घूमने आए थे, जिसमें अधिकतर 9,83,00,000 जो थे वो देसी थे एंड 3,08,000 जो थे वो विदेशी पर्यटक थे, ठीक है। राजस्थान में जो नवीनतम राजस्थान पर्यटन नीति घोषित की गई थी 2020 में घोषित की गई थी, तारीख थी 9 सितंबर 2020 को, ठीक है। पर्यटन के विकास के लिए एक फंड बनाया गया है, पर्यटन विकास कोष। इसमें 1,000 करोड़ रुपए तक की राशि स्वीकृत की गई है CMG के द्वारा एंड ये पर्यटन विकास के लिए सहयोग करेगा। हमारे राजस्थान की पर्यटन की जो वेबसाइट है वो tourism.rajasthan.gov.in है, ठीक है। 3 शहरों में
पर्यटक पुलिस स्टेशन भी बनाए गए हैं ताकि जो पर्यटक आते हैं उन्हें परेशानी नहीं हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो सिर्फ और सिर्फ ये टूरिज्म पुलिस स्टेशन में जाके अपनी समस्या दर्ज कराएं, तुरंत निराकरण होने वाला है। नवीनतम जो बनाया गया है जोधपुर में, सबसे पहले जयपुर में, उसके बाद उदयपुर में और नवीनतम जोधपुर में। उसके अलावा 16 अप्रैल 2021 को राजस्थान होम स्टे या पेइंग गेस्ट हाउस योजना एक तरीके से शुरू की गई थी। एक अपना वेबसाइट शुरू किया गया, एप्लीकेशन शुरू किया गया, राजस्थान टूरिज्म मोबाइल एप्लीकेशन। ये 27 सितंबर 2021 को शुरू किया गया था। पर्यटकों की यात्रा एवं सहज, वही बात है, किसी भी ऐप का योजना या कोई भी चीज़ अगर राजस्थान सरकार चलाएगी तो उसका उद्देश्य क्या होगा? पर्यटकों को आकर्षित करना, उनकी यात्रा को सहज बनाना, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, उनकी यात्रा को यादगार बनाना, राजस्थान में टूरिज्म का एक्सपीरियंस अच्छा महसूस करवाना। यही किसी भी वेबसाइट हो, कोई भी योजना हो, सबका उद्देश्य रहता है। उसके अलावा पर्यटन उद्योग को काफ़ी नुकसान हुआ था अपने कोविड के टाइम पे, तो मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना दी गई, क्योंकि कोविड के टाइम पे लोग आ ही नहीं रहे थे। तो जो भी पर्यटक से रिलेटेड उद्योग धंधे करने वाले थे उनको, उद्यमियों में 25 लाख तक ऋण पर ब्याज अनुदान में 8 से 9% तक की छूट दी गई थी। ठीक है, यानी ब्याज सब्सिडी दी गई थी। जो अगर आप कोई भी अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं और आप ऋण लेते हो तो उसमें जो सब्सिडी इंटरेस्ट होगा उस पर 8 से 9% तक की सब्सिडी दी गई थी। ठीक है, किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना, और 27 सितंबर 2021 से शुरू हुई थी। अगर मैं इससे आपको मेंस एग्जाम में 5 नंबर से पूछूं, ठीक है, प्री एग्जाम में, तो इसमें से सवाल कौन सा बन सकता है? एक तो सवाल बनेगा प्री एग्जाम में, राजस्थान पर्यटन नीति नवीनतम कब घोषित की गई थी? ठीक है, एक तो ये बन गया। दूसरा सवाल ये बन जाएगा कि राजस्थान टूरिज्म मोबाइल ऐप, इसकी शुरुआत कब की गई? और मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना, इसमें क्या प्रावधान है? एक तो प्री के सवाल बन गए। और मैं अगर आपसे पूछूं राजस्थान में पर्यटन की वर्तमान स्थिति के बारे में बताइए, तो फिर आपको ये 5 नंबर में इस तरीके से डिजाइन करके लिख देना है। मैं रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ आपको। पहली बात तो आप चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं, राजस्थान में पर्यटन की राजस्थान में ऐतिहासिक धरोहर के कारण, प्राकृतिक संपदा होने के कारण पर्यटन की प्रचुर संभावनाएं हैं। अगर हम डाटा की बात करें तो पिछले साल वर्ष 2022 में हमारे राजस्थान में 9 करोड़ 86 लाख पर्यटक आए थे, जिसमें से 9 करोड़ 83 लाख देसी थे और 3 लाख जो थे वो विदेशी थे। राजस्थान में पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा नवीनतम पर्यटन नीति 2020 में 9 सितंबर 2020 को लागू की गई थी। राजस्थान में पर्यटन विकास के लिए वेबसाइट बनाई गई है, tourism.rajasthan.gov.in। पर्यटन विकास के लिए एक फंड भी बनाया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा, जिसमें 1000 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। पर्यटकों को कोई भी परेशानी नहीं हो, इसलिए 3 प्रमुख शहरों में, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में जो है वो पर्यटक पुलिस स्टेशंस बनाए गए हैं। जो भी टूरिस्ट राजस्थान में आते हैं उनके आसान तरीके से रहने के लिए या सस्ते दामों पर रहने के लिए राजस्थान होम स्टे या पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2021 में 16 अप्रैल से शुरू की गई थी। उसके अलावा राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान टूरिज्म मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है, जिसकी शुरुआत 27 सितंबर 2021 से की गई थी। उसके बाद में आप ये भी लिख सकते हैं कि कोविड के कारण जो उद्योग धंधों को नुकसान हुआ था, उसके बाद में पर्यटन से रिलेटेड जितने भी उद्योग धंधे हैं दोबारा से शुरू करने के लिए कोई व्यक्ति अगर ऋण ले रहा है तो ऋण पर राजस्थान सरकार के द्वारा योजना, मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना, इसके तहत ऋण पर 8 से 9% तक की सब्सिडी यानी अनुदान दिया जाता है। तो ये पर्यटन का 5 नंबर का आपका सवाल कंप्लीट होता है। ओके, एक योजना अपनी केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई थी, स्टैंड अप योजना। स्टैंड अप योजना ये SC और ST या महिला उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए चलाई गई थी। ठीक है, इसमें जो है वो 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण लोन दिया जाता है, 7 वर्ष के लिए दिया जाता है। और इम्पोर्टेंटली इसमें जो भी उद्योग शुरू किया जाएगा वो गैर कृषि क्षेत्र का उद्योग शुरू किया जाएगा। इसके लिए नोडल एजेंसी बनाया गया था सिडबी को, वेबसाइट बनाई गई थी स्टैंड अप मित्र करके, उसकी सहायता से आसानी से स्टैंड अप इंडिया के थ्रू SC ST की महिला उद्यमी जो है वो अपना बिजनेस शुरू कर सकती थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये 2 नंबर का सवाल बनेगा आपका। ठीक है, या ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है SC ST महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई गई थी। या अलग अलग ऑप्शन दिए जा सकते हैं, निम्न में से कौन सा ऑप्शन स्टैंड अप इंडिया से संबंधित सही है?
तो उसमें बोला जा सकता है कि ये योजना ST SC OBC महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए चलाई गई थी। इसमें 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की ऋण सुविधा 7 साल के लिए गैर कृषि क्षेत्र के उद्योगों के लिए दी जाती है। इसकी नोडल एजेंसी SBI बनाई गई है। तो इसमें से पहला गलत बोला क्योंकि मैंने OBC शामिल कर दिया था, और तीसरा भी गलत बोल दिया क्योंकि इसकी नोडल एजेंसी सिडबी है। ठीक है, नेक्स्ट बैंकिंग क्षेत्र की अगर बात करें तो हमारे राजस्थान में जो है ओवरऑल एवरेज अगर औसत बात करें तो कुल मिला के 10,099 व्यक्तियों पे एक बैंक है, और एरिया के हिसाब से बात करें तो एवरेज 42 किलोमीटर स्क्वायर या 42.85 किलोमीटर स्क्वायर पे एक बैंक है। उसके अलावा बैंकिंग में सपोर्ट करने के लिए, चूँकि बैंकिंग जो है वो बैंक में आप जाते ही, उसके अलावा आप जानते ही हैं कि आप ATM से भी पैसा निकालते हैं। आजकल ATM के अलावा ई-मित्र कियोस्क बनाए गए हैं डिजिटल पेमेंट वाले। ठीक है, वहाँ पे भी जाके आप पैसा निकाल सकते हो, पैसा डाल सकते हो, पैसा भेज सकते हो, सेल्फ जो होता है उसके अंतर्गत। तो 80,000 से प्लस ओके ध्यान रखना, 80,000 से अधिक ई-मित्र कियोस्क बनाए गए हैं जो डिजिटल पेमेंट में सहायता कर रहे हैं। ओके, ये डाटा उन्होंने सितंबर 2021 तक का दिया हुआ था। ठीक है, एंड कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनका 100% डिजिटलाइजेशन हो चुका है बैंकिंग के क्षेत्र में, जैसे जैसलमेर, अजमेर, धौलपुर और सिरोही। ये इकोनॉमिक सर्वे में 4 जिलों के नाम लिखे थे, बाकी मेरे हिसाब से तो आजकल सभी जिलों में डिजिटलाइजेशन हो चुका है बैंकिंग का, मोस्टली सभी जिलों में ही। ठीक है, लेकिन उन्होंने 100% डिजिटलाइजेशन की बात की है तो वो 4 जिलों के जैसलमेर, अजमेर, धौलपुर और सिरोही। पहला जैसलमेर और अंतिम वाला सिरोही, ये इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है। उसके अलावा भी कुछ बिजनेस करस्पॉन्डेंट होते हैं, जो व्यावसायिक संवाददाता होते हैं, वो भी सरकार के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं। तो कुल मिला के कुछ 83,000 से ज़्यादा व्यावसायिक संवाददाता हैं। ये क्या करते हैं कि ये वित्तीय समावेशन के लिए जो भी समाज के ज़रूरतमंद और वंचित समूह हैं उनको सस्ते दामों पर जो है ऋण पर सस्ती दर पे जो है वो ब्याज या लोन उपलब्ध कराते हैं। ये होते हैं बिजनेस करस्पॉन्डेंट। ओके, तो वित्तीय समावेशन समाज के ज़रूरतमंद एवं वंचित समूहों को ऋण सस्ती दर पर उपलब्ध कराने के लिए ये गए। उसके अलावा बैंकिंग में हमारे राजस्थान में PM जन धन योजना के तहत करीब 3.25 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हर घर में एक एक खाता खुल चुका है, उससे ज़्यादा ही खाता मान के चलिए आप, क्योंकि कुल मिला के जनसंख्या ही हमारी 6.86 करोड़ थी। अब 8 करोड़ भी माने तो भी हर घर में 5 व्यक्तियों का एवरेज माने तो ये मान के चलो हर घर में 2-3 तो खाते खुल ही चुके हैं। मान लीजिए मेरे हिसाब से तो आज का रियलिटी ये है कि कुछ आदिवासी क्षेत्रों को छोड़ के ज़्यादातर जगह पे हर घर में जो भी 18+ का व्यक्ति है उसके ये जो बैंकिंग खाते हैं वो खोले जा चुके हैं, और ये अच्छा है। इसके थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, वित्तीय समावेशन हो रहा है, लोगों के पास में DBT के थ्रू डायरेक्ट पैसा भेजा जाता है। ठीक है, और एक अपना कॉन्सेप्ट है सरकार के द्वारा लाया गया था, आप सबको पता होगा। जब भी आप बात करें भ्रष्टाचार को रिमूव करने की तो एक जैम कॉन्सेप्ट सरकार के द्वारा बोला जाता है कि जनधन, आधार और मोबाइल। ठीक है, जनधन का मतलब हुआ ये बैंकिंग खाता आपका, आधार नंबर और मोबाइल नंबर, इनके द्वारा आपके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाता है। जो पैसा सरकार आपके खाते में भेजना चाहती है, भले स्कॉलरशिप का हो, उसके अलावा किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा हो, या बहुत सारी अलग अलग स्कीम, पेंशन योजनाओं का पैसा हो, डायरेक्ट आपके खाते में दिया जाता है। इससे भ्रष्टाचार कम होता है। पहले क्या होता था, पैसा स्टेजेज के थ्रू आता था, ऊपर से पैसा आया, नीचे कलेक्टर के पास में आता था या उसके समकक्ष किसी अधिकारी के पास में आता था, फिर उससे फिर नीचे किसी साइड में जाता था, नीचे जाता था, तो ऊपर से 100 रुपये चलता था, तो बीच में भ्रष्टाचार होते होते नीचे की साइड में 20-30 रुपये 40 रुपये ही बचता था। इवन पेंशन का भी आधा पैसा बचता था, लोगों को खिलाना पड़ता था बीच में अधिकारियों के लिए। अब क्या होता है कि ये मिडिल मैन सब खत्म हो गए, अब पैसा सरकार सीधा बैंक खाते में डालती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के रूप में। ठीक है, ये जो है वो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है वित्तीय समावेशन। पहले लोगों के पास में खाते ही नहीं थे, बैंक खाते नहीं थे, बहुत रेयर केस में खाते हो। आज से 10-15 साल पहले अगर मैं जाऊं तो गांव में 10-15 लोगों के ही बैंक खाते होते थे, तो अब सबके पास में खाते हैं, तो उससे फ़ायदा हो रहा है। ओके, बाकी आप अगर देखें तो नरेगा का पैसा भी जो है वो DBT के थ्रू आपके खाते में ही आता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, हमारे राजस्थान की बात करें तो हमारे राजस्थान में 1983 में एक विभाग बनाया गया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। ठीक है,
इसके द्वारा कुछ संस्थान बनाए गए हैं और कुछ कॉन्सेप्ट हैं, तो वो आप ध्यान रख लीजिए। एक तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 में 28 फरवरी 2022 को पहाड़ी भरतपुर में आयोजन किया गया था। ठीक है। एक राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र SRASAC, ठीक है, ये जोधपुर में है और इसका उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों की सूचना, दोहन एवं प्रबंधन। ये किस विभाग के अंतर्गत बनाया गया संस्थान है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक संस्थान बनाया गया है, राज्य सुदूर संबोधन उपयोग केंद्र। उसके अलावा इसी विभाग के द्वारा पेटेंट सूचना केंद्र भी बनाए गए हैं, पेटेंट इन्फॉर्मेशन केंद्र। ये 1998 में शुरू किया गया और जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी जो भी अपने बौद्धिक अधिकार हैं उनसे रिलेटेड आप जागरूकता पैदा करनी है तो उसके रिलेटेड पेटेंट सूचना केंद्र बनाए गए थे। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अंतर विभागीय समिति। ये संभावित जीआई की पहचान करके उससे रजिस्टर कराने का काम करता है। ठीक है। तो अगर आपसे 2 नंबर में पूछ लिया जाए कि राजस्थान के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, इवन ये 5 नंबर में पूछ लिया जाए तो आप बोल सकते हैं कि इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। इसके अंतर्गत एक प्रमुख केंद्र राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, जिसे हम SRASAC कहते हैं, उसकी स्थापना जोधपुर में की गई, जिसका उद्देश्य ये है कि प्राकृतिक संसाधनों की सूचना इकट्ठा करना, उनके दोहन और उनका प्रबंधन किस तरीके से किया जाए इसके रिगार्डिंग सुझाव देना। उसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पेटेंट सूचना केंद्र बनाए गए। किसी भी क्षेत्र में संभावित जीआई, जियोग्राफिकल इंडिकेटर या भौगोलिक संकेतक, जीआई टैग जिसे बोलते हैं, किसी भी क्षेत्र के किसी विशेष वस्तु, प्राकृतिक वस्तु या नेचुरल अपना कृत्रिम वस्तु के लिए जीआई टैग पहचान कराने के लिए ये रजिस्टर करवाने में सहायता प्रदान करती है। तो उसके लिए एक अंतर्विभागीय संपत्ति बनाई गई थी। और अंतिम डाटा के रूप में जोड़ सकते हैं कि 28 फरवरी 2022 को पहाड़ी भरतपुर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आयोजित किया गया था और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत ही आयोजित किया गया था। उसके अलावा अटल पेंशन योजना केंद्र सरकार की योजना है ये। ठीक है। ये असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन योजना है। आवेदक 18 से 40 साल की उम्र के और 60 वर्ष पूरे होने पे 1000 रुपये प्रति माह न्यूनतम पेंशन या 5000 रुपये तक एवं 5000 तक की पेंशन दी जाएगी। ठीक है। तो ये अटल पेंशन योजना केंद्र सरकार के द्वारा जो भी असंगठित क्षेत्र में, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए ये योजना चलाई गई। आप मजदूर हैं, 18 से 40 साल की उम्र है, तो आप इसमें एक मिनिमम राशि जमा कराएंगे। ठीक है। उतनी ही राशि सरकार आपके उस खाते में डालेगी और जब आप 60 प्लस हो जाएंगे तो आपको पेंशन जो है वो 1000 रुपये प्रति माह से लेके 5000 रुपये प्रति माह तक की इस अटल पेंशन योजना के तहत दी जाएगी। ओके। तो ये असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए योजना चलाई गई थी। ओके। देन बात करते हैं देवस्थान विभाग। बाकी ये यहाँ पे डालने का कोई मतलब नहीं था, बट इकोनॉमिक सर्वे वालों ने लिखा था तो हमने डाल दिया। ये भले ही आप उद्योग क्षेत्र वालों में शामिल कर लेते हैं, बट ठीक है, सरकार की जो योजनाएं आती हैं वो एक सर्विस में ही आती हैं, ज़्यादातर सेवाएं हैं होती हैं, तो ठीक है, बट कोई नहीं, यहाँ पे शामिल कर लिया। उसके अलावा देवस्थान विभाग के बारे में भी इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर नंबर 6 में लिखा हुआ है। देवस्थान विभाग का काम आप सबको पता ही है। देवस्थान विभाग जो है वो प्राचीन जितनी भी धरोहर हैं उनके संरक्षण के लिए और उनके संवर्धन के लिए काम करता है। ठीक है। तो मंदिर हो या प्राचीन जितने भी देव से रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड कुछ भी स्थल हों, उनकी संरक्षण और संवर्धन के लिए है। एंड इसके अंतर्गत 390 प्रत्यक्ष और 203 आत्मनिर्भर मंदिर का संवर्धन किया जा रहा है। ठीक है। देवस्थान विभाग के द्वारा 3-4 इंपॉर्टेंट योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनमें से पहली योजना है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना एवं सिंधु दर्शन। जो भी अपने वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए तीर्थ यात्रा की योजना चलाई जा रही है और सिंधु दर्शन तक की सिंधु दर्शन जैसे बोला जाता है उस योजना का नाम एक तरीके से, तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा योजना है। उसके अलावा कैलाश मानसरोवर के लिए तीर्थ यात्रा योजना है, जिसमें अगर कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जा रहे हैं तो उसमें भी वित्तीय सहायता दी जाती है, 1 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। मोक्ष कलश यात्रा योजना, ये RSRTC के सहयोग से राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के सहयोग से, जो रोडवेज बस हैं उनके सहयोग से देवस्थान विभाग चलाता है। और अगर किसी भी गरीब परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो उत्तराधिकारी हैं, उसके घर वाले जो लोग हैं, उनमें से 2 व्यक्ति हरिद्वार तक अस्थि विसर्जन के लिए रोडवेज बस में फ्री जा सकते हैं। इसका नाम है मोक्ष कलश योजना।
कैलाश मानसरोवर योजना में 1 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। तो ये है अपना देवस्थान विभाग। ये भी मेंस का अगर 5 नंबर का 2 नंबर का बने तो यही पॉइंट आपको रटे हुए होने चाहिए। उसके अलावा तो आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, की पॉइंट में बनाए जा सकते हैं देवस्थान विभाग के रिगार्डिंग, लेकिन कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए इसके द्वारा। 3 योजनाओं के नाम याद होने चाहिए। कुछ डाटा ऐड कर दो कि भाई 390 डायरेक्टली और 203 ऑटोनोमस मंदिर इसके साथ में जुड़े हुए हैं जिनका ये संवर्धन करने का काम कर रहे हैं। ओके, उसके अलावा एस्ट्रोनाइट स्काई टूरिज्म कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कला एवं संस्कृति विभाग की सहभागिता से 21 जनवरी 2021 से एस्ट्रोनाइट टूरिज्म की शुरुआत की गई। जयपुर और सरिस्का में नाइट में जो है वो एलईडी लाइट्स के द्वारा जो है वो प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, एस्ट्रोनाइट स्काई टूरिज्म कार्यक्रम, ठीक है, 2 जगह पे ये किया जा रहा है। 21 जनवरी 2021 को पहली बार शुरू हुआ था। अब बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, 10 नंबर का सवाल जहाँ पे बन सकता है। और सवाल किस तरीके से बनेगा 10 नंबर का, राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के बारे में टिप्पणी कीजिए या लेख लिखिए, इस तरीके का। ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी राज्य के विकास में या किसी सरकार की योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में। सबसे इम्पोर्टेंट होता है सूचना का। ठीक है, जैसे कि उसके लिए आरटीआई एक्ट लाया गया था कि सूचना अगर नहीं मिलेगी तो भ्रष्टाचार कम हो ही नहीं सकता अगर चीज़ों को दबाया जा रहा है। तो सूचना पहले मिलती थी, आपने पत्र लिखा, पत्र के द्वारा महीने भर में 2 महीने में जवाब आ रहा है नहीं आ रहा है, बीच में पत्र को किसी ने रोक लिया, इस तरीके से होता है। सूचना को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए, अधिक फास्ट बनाने के लिए, ठीक है, ये अपना सरकार के द्वारा, जो भी सरकारें होंगी उनके द्वारा आईटी टेक्नोलॉजी का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तुरंत आपको सूचना मिलनी चाहिए। तो इसलिए सभी जितने भी विभाग हैं उन्होंने अपनी अपनी वेबसाइट्स बना ली। ठीक है, अपनी मेन डाटा जो हो सकता है वो पूरा उन वेबसाइट्स पे डाल दिया। तो आपको अगर कोई सूचना लेनी है तो पहले वेबसाइट पे देख लो, क्या पता आपको वेबसाइट पे सूचना मिल ही जाएगी। ठीक है, उसके अलावा अलग अलग एप्लीकेशंस बनाए गए हैं और अलग अलग पोर्टल बनाए गए हैं, वो इम्पोर्टेंट है। 10 मार्क्स का सीधा सवाल बनता है। अब मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो पूरा रटा हुआ होना चाहिए आपको। ठीक है, मैं शुरुआत करता हूँ सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी आईटी डिपार्टमेंट के बारे में। देखो, इसमें आपको 2-5 चीज़ें तो पता होना चाहिए कि आप आधार कार्ड यूज करते हैं। ठीक है, आधार कार्ड केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, उसके लिए एक संस्था बनाई गई थी UIDAI करके, उसके द्वारा जारी किया जाता है। हमारे भारत में प्रत्येक व्यक्ति का आधार कार्ड होना जो एक तरीके से अनिवार्य किया गया था। और राजस्थान में अब तक 7 करोड़ आधार कार्ड जारी किए गए हैं। और आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? 12 अंक होते हैं, आप सबको पता होगा। 9330, इस तरीके से 12 अंक होते हैं टोटल। ठीक है, आपको रटे हुए भी होगा क्योंकि आप कोई भी फॉर्म भरते हैं बिना आधार कार्ड के फॉर्म नहीं भरते हैं। ठीक है, आप कहीं पे भी अपना आईडी को दिखाने की कोशिश करते हैं तो आधार कार्ड ही दिखा देते हैं। ठीक है, उसमें क्या यूज किया जाता है आधार कार्ड में? एक तो आपका फिंगर प्रिंट यूज किया जाता है, दूसरा आइज की स्कैन किया जाता है, तीसरा आपकी एक इमेज यूज की जाती है। ठीक है, 3 चीज़ों के आधार पर रिकॉग्नाइजेशन किया जाता है। इवन इफ उसमें वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का भी प्रावधान है, आवाज़ को पहचानने का भी प्रावधान है। ठीक है, तो ये आधार कार्ड कितने अंकों का होता है? 12 अंकों का होता है। संस्था कौन सी है? UIDAI करके। उसके अलावा राजस्थान सरकार के द्वारा एक पोर्टल बनाया गया, वेबसाइट बनाई गई जिसका नाम है जन सूचना पोर्टल। जन सूचना पोर्टल पे आप खोलेंगे, आपको राजस्थान सरकार की सभी जो इम्पोर्टेंट सूचना है वो एक ही वेबसाइट पे मिल जाएंगी। ठीक है, एक ही वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो लेट मी चेक यू जन सूचना पोर्टल। ये आपका जन सूचना पोर्टल है। ओके, ये तो नकली वेबसाइट है, ओरिजिनल वेबसाइट मिली नहीं। जन सूचना पोर्टल, जहाँ पे ऐड दिख रहे होंगे वो तो नकली वेबसाइट होती है, दिख जाती है मुझे। ये राजस्थान जन सूचना पोर्टल .राजस्थान.gov.in। राजस्थान की जितनी भी सरकारी वेबसाइट होंगी ना उनमें .राजस्थान.gov.in करके आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, अब जन सूचना पोर्टल पे जाएंगे तो आपको ये ओवरव्यू में एक पॉपअप विंडो भी खुल रहा है। ठीक है, जन सूचना पोर्टल के रिगार्डिंग ये इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लिखी हुई है इस तरीके का। पहला ये प्रयास है, क्या चीज़ लिखा है इन्होंने? ओके, लेट मी जूम इट। जन सूचना पोर्टल अपनी तरह का पहला ऐसा प्रयास है जिसमें सरकार द्वारा वार्ड पंचायत के क्रियान्वित, ओके ये जूम इन करने के बाद भी पढ़ रहा है, सभी सूचनाएं इसमें प्रदान की जा रही हैं। इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के उपाय करें जिससे जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम उपयोग ही करना पड़े। ओके,
उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने बजट की वेबसाइट भी डाली हुई है कि बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। इस 2023 का जो बजट था उसका उद्देश्य था बचत, राहत और बढ़त करके। आप कहीं पे भी प्रचार देख रहे होंगे तो आपको यही कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा होगा। जन सूचना पोर्टल को मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें अभी मैंने बताया था कुल मिला के 153 विभाग की 333 योजनाएं एज ऑफ नाउ। मैंने 331 लिखा हुआ है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में 331 था तो मैंने 331 लिख दिया है। वर्तमान में 2 और योजनाओं को इसमें ऐड कर दिया गया है, तो 115 विभागों की, कुल मिला के 115 विभागों की 333 योजनाएं इसमें शामिल की गई हैं। ओके, जन सूचना पोर्टल। आप योजनाओं की जानकारी लेना चाह रहे हैं, किसी भी योजना की जानकारी लेना चाह रहे हैं, विभाग चूज करिए। मे बी मैं आपका ये मैं योजना चाह रहा हूँ, मान लीजिए कि अपना हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई योजना है या सोशल से रिलेटेड, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ, इससे रिलेटेड कोई योजना है और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के बारे में जानकारी चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको पूरी सूचना मिल जाएगी। पात्रता के नियम, फैमिली हैव बीन आइडेंटिफाई अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी, जिसके पास में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत में फैमिली मानी गई है। एंड एलिजिबल बेनिफिशियरीज फैमिलीज आइडेंटिफाइड इन सोशल इकोनॉमिक सर्वे कास्ट सेंसस 2011 के आधार पे। आवश्यक दस्तावेज क्या चाहिए ये उन्होंने लिखा हुआ है, ये दस्तावेज आपके पास में होने चाहिए। आवेदन करना कहाँ पे है, वेबसाइट कौन सी है, वो एक जगह पे सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रदान की गई है। ठीक है, लाइक मैं जन आधार के बारे में जानकारी लेना चाह रहा हूँ, तो ये उन्होंने जन आधार के बारे में, इसे मैं इंग्लिश में किया हुआ है बट मैं इसे हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। अच्छा, आप लाभार्थी की जानकारी भी ले सकते हैं, कौन व्यक्ति लाभार्थी है, कहाँ पे है, तो ये पूरी जानकारी इस वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी। ओके, कोविड के रिगार्डिंग उन्होंने covid.rajasthan.gov करके वेबसाइट बनाई थी। चिरंजीवी योजना के लिए चिरंजीवी राजस्थान डॉट करके योजना बनाई गई थी। ठीक है, तो ये अलग अलग योजना है एंड ये सब जन सूचना पोर्टल के थ्रू है। वैसे एक चिरंजीवी योजना राजस्थान सरकार की सबसे इम्पोर्टेंट, अब मिलेगा 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क बीमा। बाकी बजट में अपडेट करके अभी 25 लाख कर दिया है, वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुआ है अभी। ठीक है, वेबसाइट पे भी अपडेट कर देंगे। तो ये योजनाएं हैं, आप देख लीजिएगा, बेनिफिशियल हैं। तो कौन सा पोर्टल है, जन सूचना पोर्टल, जिसमें 115 विभाग की 333 योजनाएं हो गई। 31 इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ था तो ठीक है, मैंने 31 ही लिख दिया है, बाकी ओरिजिनल वेबसाइट में देखा 333 हो गई। उसके अलावा राजस्थान जनसंपर्क पोर्टल केंद्रीकृत शिकायत निवारण मंच है। टोल फ्री नंबर जो है वो 181 है। एक तरीके से आपको कोई शिकायत है किसी भी योजना से रिलेटेड, किसी भी सरकारी सेवा से रिलेटेड, तो आप इस पोर्टल पे जाएंगे, राजस्थान जनसंपर्क पोर्टल। ठीक है, और इस पे जाकर के आप अपनी जो शिकायत है वो डाल सकते हो, राजस्थान जनसंपर्क पोर्टल। ठीक है, तो मैं वेबसाइट देखता हूँ, ये वाली राजस्थान शिकायत पंजीकरण। आप शिकायत पंजीकरण कराओ, उसके बाद में आपको एक नंबर भी मिल जाएगा कि किस नंबर से किया और कितने दिन में हो जाएगी। और इसकी वेबसाइट एप्लीकेशन भी है, टोल फ्री नंबर 181 है और एप्लीकेशन की लिंक भी दी हुई है, एप्लीकेशन भी इसमें यूज कर सकते हो। मिशन निर्यातक पे उन्होंने फोकस किया हुआ है, मैंने इंडस्ट्रीज वाले में बताया था आपको शायद। मिशन निर्यातक, निर्यात में अपने आप को बनाना। राजस्थान संपर्क जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज करने, जनसंपर्क पोर्टल जो है शिकायतों को दर्ज करने में समस्याओं को निवारण पाने का अभिनव प्रयास है। राजस्थान संपर्क ये वाला बिना कार्यालय में उपस्थित हुए समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज कराने की सुविधा है। पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर राजस्थान संपर्क केंद्रों पर निःशुल्क रूप से शिकायत दर्ज करा सकते हैं और सिटीजन 181 नंबर पर कॉल करके अपनी कोई भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज कराएं यहाँ पे क्लिक करके, उसके बाद में यहाँ पे एंड देन उसकी शिकायत की स्थिति देखें एंड देन शिकायत का पुनर्स्मरण भी करा दें और सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। ओके, ये है अपना राजस्थान जनसंपर्क पोर्टल। ओके गुड, बहुत इनिशिएटिव शानदार है। देन नेक्स्ट चलते हैं राजस्थान बीसी। राजस्थान के संभाग मुख्यालयों पे जो है वो टेली प्रेजेंस रूम बनाए गए हैं और 600 से ज़्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टूडियो भी बनाए गए। उसके अलावा राजनेट और राजस्वान, राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये कलेक्ट्रेट, ब्लॉक लेवल पे, ग्राम पंचायत स्तर पे वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा इनके द्वारा दी जाती है। इसके तहत ही पंचायत लेवल पे वीडियो वॉल और आईपी फ़ोन के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंस की जाती है। तो ये किस योजना के तहत किया जा रहा है, ये किया जा रहा है राजनेट और राजस्वान के तहत।
राज वाईफाई करके इसमें जितनी भी ग्राम पंचायत हैं 3432, उन ग्राम पंचायतों पे वाईफाई हॉटस्पॉट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। ई मित्र 80,000 से प्लस ई मित्र कियोस्क हैं। सरकारी योजनाओं की सभी जानकारी सब तक पहुंच। ई मित्र का उद्देश्य क्या है? ई मित्र का उद्देश्य यही है कि हम और आप तो ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं तो हम अपने हिसाब से जनसंपर्क पोर्टल पे जा सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं और बाकी चीज़ें भी करा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनकी सहायता के लिए ई मित्र जो है कियोस्क बनाई गई हैं, उन पे जाएं और उन पे जाके अपना कुछ भी आपको प्रमाण पत्र बनवाना हो, अपनी कोई शिकायत दर्ज करानी हो तो वो करवा सकते हैं। ठीक है, कुछ एटीएम टाइप के भी कियोस्क होते हैं ई मित्र कियोस्क, उन पे भी जा कर के आप जो है वो अपना डायरेक्टली, अगर आपको नॉलेज है, आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो एटीएम कियोस्क पे जाएं और एटीएम कियोस्क पे जाके आप अपनी जो भी समस्याएं उनका निराकरण कर सकते हैं। राज ई साइन सरकारी कार्यों के लिए डिजिटल साइन करने का एक नया अभिनव प्रयास किया गया। एक पेन ड्राइव टाइप का होता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक साइन होता है, उसे लगाएंगे तभी आपकी कोई वेबसाइट खुलती है। स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना की गई राजस्थान में। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आई स्टार्ट राजस्थान स्टार्टअप के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस शुरुआत की गई और इसके तहत चेंज इनोवेशन की अवधारणा भी दी गई। आई स्टार्ट नेस्ट, आई स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना जयपुर सीतापुरा में की गई थी। अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ये 7 संभागों में 26 जिलों में स्थापित किया गया। सीसीटीवी एवं जीपीएस के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य रहा। तो अगर आपसे 10 नंबर का आईटी और आईटीईएस से रिलेटेड कोई भी सवाल आ जाए तो आपको ये पूरा का पूरा लिख देना है। ठीक है, और ये पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप में ये भी पूछा गया है कि आधार में कितने अंक होते हैं, 12 अंक होते हैं इसकी संस्था। ठीक है, राजस्थान में कितने आधार कार्ड जारी हो चुके हैं ये भी पता होगा आपको। ठीक है, एंड जन सूचना पोर्टल में कितने विभाग हैं, ये भी सवाल ऑब्जेक्टिव का बन सकता है। जनसंपर्क पोर्टल का मतलब क्या है, क्यों उसका शुरुआत की गई, या टोल फ्री नंबर के बारे में पूछा जा सकता है कि अगर आपको शिकायत दर्ज करानी है राजस्थान जनसंपर्क पोर्टल के तहत किस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करेंगे, तो 181 पे। ओके, राजनेट राजस्वान तो एक तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के लिए। राज वाईफाई भी समझ में आ गया, सरकार ग्राम पंचायत लेवलों पे वाईफाई दे रही है। ठीक है, ई साइन सरकारी कार्यों के लिए, अगर सरकारी वेबसाइट पे जाना है तो आपका एक पेन ड्राइव के थ्रू ई साइन किया जाता है, तो वो होता है ई साइन। ओके, अभय एवं कमांड सेंटर, ये भी ध्यान रखना 7 संभागों 26 जिलों में है। ये सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। ओके, अब बात करते हैं भौगोलिक सूचना तंत्र जीआईएस आधारित डिसीजन सपोर्ट सिस्टम स्थापित किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा चलाई गई जीआईएस बेस्ड एप्लीकेशन को होस्ट किया गया है। जयपुर के लिए 3D जीआईएस मॉडल शुरू किया गया है, भौगोलिक सूचना तंत्र। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान जन आधार योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना। इसका पुराने समय पे नाम था एक तरीके से भामाशाह कार्ड, बट सरकार नई आई तो 28 दिसंबर 2019 से 1 साल पूरे होने पे उन्होंने शुरू किया है राजस्थान जन आधार योजना। ठीक है, तो 1 नंबर 1 कार्ड 1 पहचान करके एक योजना की शुरुआत की गई। कार्ड से योजना लाभ में आसानी है, जितनी भी योजनाएं हैं उनमें आसानी है। सीधा सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, महिलाओं के नाम से, घर का जो है वो महिला के नाम से ये कार्ड तैयार किया जाता है, तो महिला सशक्तिकरण हो रहा है। ई कॉमर्स में आसानी हो रही है, बीमा सुविधाओं में आसानी हो रही है, वित्तीय समावेशन में बढ़ोतरी हो रही है। राजस्थान जन आधार योजना, ये 11 अंकों का एक पहचान पत्र होता है, परिवार के सभी सदस्यों का एक पहचान पत्र बनता है, और इसमें एक जो है वो 11 अंकों की व्यक्तिगत आईडी भी बनती है प्रत्येक सदस्य की। ओके, 11 अंकों का तो पहचान पत्र होता है, बाकी उसमें प्रत्येक व्यक्ति की 10 अंक। एक सेकंड में आपको रिवाइज करा देता हूँ। उसमें देखो, आधार तो अपना केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है, और UIDAI, ठीक है, DAI ये संस्था है, और इसमें 12 अंकों का, ठीक है, सब लोगों का एक कार्ड होता है। ठीक है, आधार कार्ड होता है, आप सबके पास में है ही वो। ठीक है, 12 अंक होते हैं, 4 4 4 करके ऐसे 3 सेट में होता है 12 अंकों का। राजस्थान जन आधार राजस्थान जन आधार, एक तो ये ध्यान रखो कि 18 दिसंबर 2019 से ये शुरू हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपके घर की एक मुखिया महिला का, उसके नाम से एक कार्ड बनता है, पूरे घर का एक कार्ड बनता है एक्चुअली में। ठीक है, वो कार्ड जो होता है वो 10 नंबरों का होता है, वो जो मेन कार्ड है वो 10 अंकों का होता है, और घर की महिला के नाम से होता है ये। ठीक है, इस कार्ड पे घर के बाकी सदस्यों के नाम होते हैं,
ठीक है, घर के जितने भी सदस्य नाम हैं, एक्स वाई जेड जो भी हैं, और इन सभी सदस्यों का 11 अंकों का एक आईडी नंबर भी होता है। ठीक है, 11 अंकों का, बस ये चीज़ ध्यान रखना। ये काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि जन आधार पे पहली बात तो ये पूछा जा सकता है जन आधार कार्ड जो होता है वो कितने अंकों का होता है। तो जन आधार कार्ड तो 10 अंकों का होता है, ठीक है, लेकिन जन आधार कार्ड पे जो परिवार के सदस्य हैं उनकी आईडी जो होती है वो 11 अंकों की होती है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना बस। ओके, दैट्स इट, ये इसमें लिखा हुआ है जन आधार वाले में। ओके, लेट मी रिमाइंड यू। और फायदा क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, महिला सशक्तिकरण हो रहा है, ई कॉमर्स में फायदा हो रहा है, बीमा सुविधा आसानी से मिल रही है, वित्तीय समावेशन हो रहा है। वर्तमान में 102 योजनाओं का लाभ इसके द्वारा दिया जा रहा है और इसे एज ए एड्रेस भी मान्यता प्रदान की गई है, भारत सरकार द्वारा इसे एज एड्रेस भी मान्यता प्रदान की गई है। और इसके क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी जो है वो आयोजना विभाग होती है राज्य के लेवल पे, एंड जिला लेवल पे जिला कलेक्टर जो होता है वो सबसे सुप्रीम होता है जन आधार के लिए, और पंचायत समिति लेवल पे बीडीओ जो होता है इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे सुप्रीम होता है। ठीक है, तो राजस्थान जन आधार शुरुआत 18 दिसंबर 2019 से। ठीक है, एक लोगो, इसका मतलब एक नंबर एक कार्ड एक पहचान करके इसका एक थीम या लोगो दिया गया। फायदे क्या हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, महिलाओं का सशक्तिकरण है, ई कॉमर्स को बढ़ावा है, बीमा सुविधाओं को बढ़ावा है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा है। इसके तहत एक कार्ड दिया जाएगा महिला के नाम से, 10 अंकों का वो कार्ड होगा, और उसके अलावा उस कार्ड पर महिला के अलावा बाकी सदस्यों के नाम भी होंगे जिनको पर्सनल आईडी दी जाएगी, पीआईडी। ठीक है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन दी जाएगा, आईडी दी जाएगी। तो प्रत्येक सदस्य का 11 अंकों का पर्सनल आईडी होगी। एंड वर्तमान में 102 योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, इसे एज ए रेजिडेंस भी यूज किया जाता है, और नोडल एजेंसी जो है वो आयोजना विभाग इसके लिए बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग। पुरातन मंदिर स्थानों एवं जीर्णोद्धार के लिए किया गया है। इसके द्वारा एक पत्रिका का संपादन किया जाता है, पत्रिका निकाली जाती है, उसका नाम है पुरा संपदा। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाए पुरा संपदा नाम की एक पत्रिका किस विभाग के द्वारा निकाली जाती है, तो पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा नवीनतम एक संग्रहालय बनाया गया है, वो है राजकीय संग्रहालय बारा में। ओके, उसके अलावा आयोजना जनशक्ति योजना, आयोजना विभाग चरणबद्ध रूप से जिला गजेटियर का प्रकाशन करने के लिए उत्तरदायी है। बस इतना ही। एक इम्पोर्टेंट है राजस्थान फाउंडेशन, एक संस्थान है, एक संस्था है राजस्थान फाउंडेशन करके। इसकी स्थापना 30 मार्च 2021 को की गई थी, और इस संस्था का अध्यक्ष होता है वो सीएम होता है। ठीक है, अभी क्या है, ये राजस्थान फाउंडेशन अप्रवासी राजस्थानियों से संपर्क और संवाद बनाए रखने हेतु एक संस्था बनाई गई थी। बहुत सारे लोग बिजनेस करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, अच्छी जॉब के लिए विदेश चले जाते हैं, अन्य देशों में चले जाते हैं, इंग्लैंड, यूएसए वगैरह, एंड वहाँ जाके अपना अच्छा कार्य कर रहे होते हैं वो, फिर वहीं पे जाके फैमिली भी बसा लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जहाँ का होता है वो अपने रूट्स से कभी डिस्कनेक्ट नहीं होता है, तो अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है वो व्यक्ति। अब लेकिन क्या होता है कि कोई कनेक्टिविटी का कोई प्रॉपर तरीका नहीं होता है, पैसे का कोई यूज करने का तरीका नहीं हो पाता है, और उनके बच्चे भी अपनी ओरिजिनल संस्कृति से दूर हो रहे होते हैं। तो इसलिए सरकार ने सोचा क्यों ना हम उनको कनेक्ट करें, जो अप्रवासी राजस्थानी हैं उनको संपर्क बनाएं और उनके साथ संवाद बनाएं। ठीक है, तो इन्होंने एक संस्था बनाई 30 मार्च 2001 को, और उसका अध्यक्ष भी बना दिया सीएम को। एक बड़े लेवल का संस्था मानिए, क्योंकि अध्यक्ष सीएम है, तो राजस्थान फाउंडेशन करके संस्था बनाई। इसके टोटली जो है वो 12 शहरों में शाखाएँ हैं। एक्चुअली में अप्रवासी राजस्थानी का मतलब ये हुआ, अगर अप्रवासी राजस्थानी बोलूँ तो राजस्थान को छोड़ के कहीं अन्य राज्य में रह रहा है या अन्य देश में रह रहा है, तो इसलिए 3 तो विदेशों में, लंदन, न्यूयॉर्क और काठमांडू में शाखा बनाई गई, और 9 इंडियन सिटीज़ हैं जिनके नाम आपको याद नहीं रखने, जिनमें मुंबई, दिल्ली इस तरीके से हैं, बेंगलुरु भी शामिल। तो 12 शहरों में शाखाएँ बनाई गई हैं। इस राजस्थान फाउंडेशन के द्वारा 3 महीने के अंतर्गत द्विभाषीय, इंग्लिश में और राजस्थानी भाषा में, हिंदी राजस्थानी मिक्स में, एक जो है वो पत्रिका निकाली जाती है, उसका नाम है राज फाउंडेशन न्यूज लेटर। ओके, ऑनलाइन तीज महोत्सव भी मनाया जाता है इस राजस्थान फाउंडेशन के द्वारा, उनको कनेक्ट करके अप्रवासी राजस्थानियों को दीपोत्सव भी कार्यक्रम किया जाता है। इनके द्वारा बच्चों को राजस्थानी संस्कृति को सिखाने के लिए एक योजना चलाई जाती है, चल मेरी ढोल की डमाक डम, ये करके, तो बच्चों को राजस्थानी लोक कलाओं से इससे परिचय कराया जाता है। और अभी जो त्रैमासिक पत्रिका है, इसका अक्टूबर 2022 का संस्करण माटी रो संदेश के नाम से है।
7 अक्टूबर 2022 को राजस्थान की पहली एनआरआई नीति बनाई गई थी। नई वेबसाइट और लोगों का अनावरण भी किया गया था। तो राजस्थान सरकार ने एनआरआई नीति भी बना दी और ये शायद पहला राज्य है जो एनआरआई नीति लेकर के आया है। तो एनआरआई नीति भी राजस्थान सरकार के द्वारा बनाई गई है। अगर आपसे राजस्थान फाउंडेशन करके ओनली ऐसे बोल दिया जाए राजस्थान फाउंडेशन और क्वेश्चन मार्क 5 नंबर में आपको इसका आंसर देना हो तो आप इसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि राजस्थान के अप्रवासी राजस्थानियों से संपर्क एवं संवाद बनाए रखने हेतु 23 मार्च 2001 को राजस्थान फाउंडेशन की संस्था की शुरुआत की गई। इसके अध्यक्ष सीएम होते हैं। इसके द्वारा 12 शहरों में शाखाएं स्थापित की गई हैं जिनमें लंदन, न्यूयॉर्क, काठमांडू और 9 अन्य भारतीय शहर हैं। राजस्थानी फाउंडेशन संस्था के द्वारा एक त्रैमासिक पत्रिका जारी की जाती है जिसका नाम है राजस्थान फाउंडेशन न्यूज लेटर। इसके द्वारा ऑनलाइन तीज का त्यौहार मनवाया जाता है, ऑनलाइन दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जाता है। जो अप्रवासी लोग हैं उनके बच्चों को राजस्थानी लोक कला से परिचय कराने के लिए एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसका नाम है चल मेरी ढोलकी धमाक धम करके। और इसके द्वारा जो नवीनतम संस्करण दिया गया है वो माटी रो संदेश करके एक त्रैमासिक पत्रिका का संस्करण दिया गया है। ओके, और एनआरआई नीति भी बनाई गई है। दैट्स ओके। उसके अलावा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजनाओं में से एक, पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको। शहरी क्षेत्रों में जो रेडी पटली लगाने वाले लोग हैं, युवा हैं और बेरोजगार हैं, उनके लिए स्वरोजगार शुरू करने के लिए ये क्रेडिट स्कीमें, लोन की स्कीमें पहले आओ पहले पाओ आधार पे शुरू की गई थी। और इसमें राज्य सरकार ने बोला कि हम बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण देने वाले हैं, तुम तो अपना व्यापार शुरू करो। ऋण भुगतान आपको 12 से 18 समान किस्तों में करना होगा। ठीक है, मतलब कुछ भी खास बात नहीं, 3-4 पॉइंट याद रखना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किसी को भी कोई भी कर सकता है। जो बेरोजगार है उसको अपना कोई धंधा शुरू करना है, पैसे चाहिए, चलो पैसे और कोई नहीं दे रहा, राजस्थान सरकार देगी आपको बिना किसी भी कोलेट्रल के। ठीक है, कोई गारंटी नहीं देने की ज़रूरत है आपको, कोई भी चीज़ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं, हमें आप पे विश्वास है। 50,000 रुपये हम ब्याज मुक्त ऋण देंगे आपको, उसे 12 से 18 किस्तों में जमा कराना होगा और पहले आओ पहले पाओ स्कीम के तहत है। और अपना धंधा करो और बाद में हमें अपना पैसा वापस कर दो, जो भी 50,000 लिया है आपसे, ऋण भी ब्याज भी नहीं लेंगे। डीएसटी होम स्कूलिंग पॉडकास्ट विभाग द्वारा राज्य के 6 से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए डीएसटी योजना शुरू की गई। राज्य शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य में 15 लाख से अधिक विद्यार्थियों को विज्ञान का पाठ्यक्रम पढ़ने में सुविधा होगी। इसमें डीएसटी होम स्कूलिंग पॉडकास्ट, पॉडकास्ट का मतलब होता है एक तरीके से, आपने सुने होंगे यूट्यूब पे भी बहुत सारे पॉडकास्ट आते हैं, नॉर्मली ऑडियो पॉडकास्ट होते हैं। इवन एक 2 इंटरव्यूअर भी बात कर रहे हैं तो वो पॉडकास्ट के रूप में आता है। तो एक तरीके से जो 6 से 10वीं तक के विद्यार्थी हैं उनके लिए घर पे बैठे बैठे जो है वो विज्ञान के पाठ्यक्रम पढ़ने की सुविधा प्रदान की गई थी डीएसटी होम स्कूलिंग पॉडकास्ट के तहत। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्यटन। ठीक है, ओके, पर्यटन लास्ट यही बात है। तो पर्यटन का तो मैंने आपको शुरुआत में वो बताया था, पर्यटन में कुछ अवार्ड भी दिए गए हैं, वो आप देख लीजिए। कल्चर डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर राजस्थान को अवार्ड दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा हेरिटेज डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर कंबलगढ़ और चित्तौड़गढ़ किले को ये अवार्ड दिया गया है। फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स राजस्थान को यह अवार्ड दिया गया था। ये 2022 में राजस्थान को इंपॉर्टेंटली 3-4 अवार्ड मिले, बाकी और भी अवार्ड थे बट मैंने 3 ही अवार्ड लिखे, काफ़ी है इतना ही। ओके, हर अवार्ड को या कोई प्राइवेट संस्था अवार्ड दे रही है तो उसको याद नहीं कर सकते। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति जारी की गई। फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन का मतलब ये है कि राजस्थान सरकार चाहती है कि जितने भी फिल्म बनाने वाले जो भी डायरेक्टर निर्देशक हैं वो राजस्थान में आएँ और राजस्थान के अंतर्गत फिल्म बनाएं, यहाँ पे इन्वेस्ट करें और यहाँ पे जो है फिल्म बनाएं। तो राजस्थान को पसंदीदा फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करने, राजस्थानी फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहन देने के लिए 18 अप्रैल 2022 को राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति राज्य में लागू की गई। कुल उत्पादन लागत का 2 करोड़ तक का या 15% तक का अनुदान देय होगा। इसमें सब्सिडी भी देती है सरकार। बहुत अच्छी बात यह है, अगर आप राजस्थान में कोई फिल्म बना रहे हो और आपकी फिल्म जो है वो 20 करोड़ में बन रही है तो राजस्थान सरकार आपको सब्सिडी देने वाली है, या तो 2 करोड़ रुपए तक की या 15% तक की, जो भी इसमें सूटेबल होगा उस हिसाब से दी जाएगी। ठीक है,
तो 2 करोड़ या 15% तक की जो भी फिल्म में पैसा लगने वाला है उसका राजस्थान सरकार जो है वो अनुदान देगी। तो उससे क्या होगा कि जो भी फिल्म डायरेक्टर होंगे इधर की साइड में अपनी फिल्म बनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। अनुभव आधार पर पर्यटन को बढ़ावा देने, निवेश लाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने के लिए 30 नवंबर 2022 को राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 को लागू कर दिया गया। तो ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन के लिए राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना शुरू की गई थी 30 नवंबर 2022 को। इस योजना के तहत पात्र इकाइयों को लाभ दिए जाने हेतु निम्न अधिसूचना जारी की गई। ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को इस योजना के अंतर्गत 25 लाख तक का ऋण 8% ब्याज सब्सिडी के स्थान पर 9% ब्याज सब्सिडी पर मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत देय होगी। न्यूनतम 1 करोड़ निवेश करने वाले ग्रामीण पर्यटक इकाइयों को 10 वर्ष तक जीएसटी का 100% पुनर्भरण होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि गांव के क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण पर्यटन योजना 30 नवंबर 2022 को शुरू की गई। इसमें पहला उद्देश्य ये है कि आप गांव में कम से कम 1 करोड़ रुपए का अगर निवेश कर रहे हैं किसी गांव में, आप होटल बना रहे हों या ग्रामीण टूरिज्म का कुछ इंस्टीट्यूट बना रहे हों, कोई संस्थान बना रहे हों, ठीक है, तो आप अगर 1 करोड़ रुपए का किसी गांव में इन्वेस्ट करते हैं तो राजस्थान सरकार आपको 10 वर्ष तक स्टेट जीएसटी का 100% पुनर्भरण देने वाली है। उसके अलावा ग्रामीण पर्यटन इकाई अगर कोई है, बनाई जा रही है और वो 25 लाख रुपए तक का ऋण लिया हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना में 8% तक की ब्याज में छूट दी जाती है, उसको बढ़ा करके 9% तक की गांव के क्षेत्र पर अगर आपने किया है तो इसी मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत गांव में अगर आपने ग्रामीण पर्यटन बढ़ाने के लिए किया है तो 8 की जगह 9% तक का अनुदान दिया जाएगा। तो ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का सीधा सीधा सवाल इनसे बनने वाला है, तो इनसे रिलेटेड 2-3 की पॉइंट याद रख लेना, वो ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान फिल्म प्रोत्साहन नीति, तो लागू 18 अप्रैल 2022 से, ठीक है। उद्देश्य राजस्थान को पसंदीदा फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करने और राजस्थानी फिल्मों को प्रोत्साहन करने के लिए। उसके अलावा अगर कोई भी फिल्म बनाई जा रही है तो उसकी कुल लागत का 15% या उत्पादन लागत का 2 करोड़ रुपए तक का जो है वो सब्सिडी दी जाएगी। ये हुआ अपना फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। उसके अलावा ग्रामीण पर्यटन योजना 2022, इसमें ये लागू की गई थी 30 नवंबर 2022 को। उद्देश्य गांव के पर्यटन को बढ़ावा देना। इसमें अगर आप 1 करोड़ रुपए तक का निवेश कर रहे हैं तो स्टेट जीएसटी 10 साल तक आपको 100% रिटर्न हो जाएगी। उसके अलावा लघु प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना के तहत अगर आप 25 लाख रुपए तक का ऋण ले रहे हैं तो आपकी एक तरीके से ब्याज में 9% तक की छूट हो जाएगी। ओके, उसके बाद में कुछ सेवा क्षेत्र की और ये राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र RCAT, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ओके, औद्योगिकी प्रौद्योगिकी केंद्र उन्नत एक्सीलेंट टेक्नोलॉजी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र RCAT का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी के द्वारा 20 अगस्त 2022 को किया गया। राज्य के परास्नातक, PG या ग्रेजुएशन या स्नातकोत्तर के लिए रोजगार के अवसरों को समृद्ध करने की दृष्टि से RCAT वर्तमान में जयपुर और जोधपुर में काम कर रहा है। तो ये पॉइंट याद रखना, जयपुर और जोधपुर में अपने ये उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र शुरू किए गए हैं। RCAT द्वारा उन्नत एवं उभरती IT प्रौद्योगिकियों पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से लक्षित प्रौद्योगिकियों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी या बिग डाटा एनालिटिक्स, पूरा शब्द है ये, बिग डाटा का एनालिसिस करना, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग आदि के लिए तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी कंपनी जैसे ओरेकल, VMware, SAS, रेड हैट आदि के साथ समझौता एवं ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। वर्ष 2022-23 में RCAT द्वारा 320 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया। तो राजस्थान राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र का मतलब क्या हुआ कि 2 जयपुर और जोधपुर में ये राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें किसी भी विद्यार्थी जिसने परास्नातक, स्नातक या स्नातक किया हुआ है वो
इन टेक्नोलॉजी को सीखने की कोशिश कर सकता है। और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज पे फोकस करना है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, ऑगमेंटेड रियलिटी, बिग डाटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। आप इनमें अभी टेंशन नहीं लेना कि सर ये क्या होते हैं, क्योंकि हमारा साइंस टेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है उसमें ये सारे शब्द लिखे हुए हैं। देन वहाँ पे मैं इन सबको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, इवन एक क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात भी करेंगे। ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, मेटावर्स क्या होता है, बिग डाटा क्या होता है, देन वी विल डिस्कस देयर। अभी यहाँ करेंगे तो फिर ये लेक्चर जो है वो साइंस का हो जाएगा, ना कि इकोनॉमिक सर्वे का। ओके, सो हमें जो डाटा याद रखना है, राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र 2 जयपुर और जोधपुर में स्थापित किए गए हैं। इसके लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बड़ी बड़ी कंपनियां ओरेकल, VMware, रेड हैट, इनके साथ समझौता किया। और जो भी बीटेक, BA या मतलब स्नातकोत्तर कर चुके हैं, PG कर चुके हैं, वो विद्यार्थी जाकर के इनमें प्रशिक्षण ले सकते हैं और अपनी स्किल को बढ़ा के रोजगार पा सकते हैं। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान, ठीक है, राजीव गांधी RGFTI फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूशन, राजस्थान सरकार ने जोधपुर में एक विशिष्ट फिनटेक उच्च शिक्षा संस्थान की विकसित कर रही है। बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं एवं बीमा क्षेत्र में जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने की परिकल्पना की गई है। वित्तीय क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग और फिनटेक उत्पाद विकसित करना। फिनटेक डिजिटल संस्थान के रूप में गांव कारवाड़ में जोधपुर विकास संस्थान प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटित की गई है। अध्ययन के 4 स्कूल स्थापित करने का प्रावधान है। फिनटेक, फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी, ठीक है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। आप जो यूज करते हो ना, गूगल पे यूज कर रहे हो, फ़ोन पे यूज कर रहे हो, ये सब फिनटेक हैं। ओके, जिसमें फाइनेंस हो और टेक्नोलॉजी हो, यानी आपके पास में वित्तीय समावेशन आसानी से हो जाए, ये सब उद्देश्य है। ठीक है, वित्तीय समावेशन में आपकी बैंकिंग आ जाएगी, ठीक है, बाकी वित्तीय सेवाएं आ जाएंगी, इवन ए बीमा भी फिनटेक के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। अगर आप पेटीएम यूज कर रहे हैं तो पेटीएम क्या है, फिनटेक कंपनी है, ठीक है, उसे फिनटेक कंपनी बोलेंगे। आप फ़ोन पे यूज कर रहे हैं तो क्या है, वो फिनटेक कंपनी है। भारत पे यूज कर रहे हैं तो क्या है, फिनटेक कंपनी है। और जोधपुर में ये संस्थान खोला गया है। संस्थान का नाम है राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान, जोधपुर में कारवाड़ गांव में खोला गया है एक तरीके से। ओके, और 4 स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं इसके अंतर्गत। वो कौन से हैं, स्कूल ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्कूल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड एनालिटिक्स, स्कूल ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स टेक्नोलॉजी एंड मार्केट्स, स्कूल ऑफ फिनटेक एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो हैं वो 4 स्कूल राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान के अंतर्गत विकसित किए जा रहे हैं। ये 4 मैंने अवार्ड आपको बताए, रिवाइज करा देता हूँ पूरे इस लेक्चर को। ऑलमोस्ट लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा शहरीकरण एवं शहरी विकास रहने वाला है। लेट मी रिवाइज दिस लेक्चर, ठीक है, मैं आपको ये रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले इसी को लेते हैं, फिनटेक डिजिटल संस्थान। ये फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। हमारे राजस्थान में बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं एवं बीमा क्षेत्र की जो सेवाएं हैं उनको हर व्यक्ति तक पहुंच पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान जोधपुर के कारवाड़ गांव में खोला जा रहा है। और इसके तहत 4 स्कूल प्रावधान किए गए हैं। फाइनेंस, ये वाले 4 स्कूल हैं, एक बार आप खुद से पढ़ लेना। ओके, राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी सेंटर RCAT राजस्थान सरकार के द्वारा 20 अगस्त 2022 को उद्घाटन किया गया। RCAT की एक तो राजस्थान में 2 जगह, जयपुर और जोधपुर में इन पे जो है वो RCAT पे काम चल रहा है। इसके तहत जो नवीनतम टेक्नोलॉजी है, जिसमें AI शामिल है, ML शामिल है, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, मशीन लर्निंग, ML, उसके बाद में ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी जिसे VR बोलते हैं, बिग डाटा एनालिसिस ये शामिल है, रोबोटिक्स शामिल है, क्वांटम कंप्यूटिंग शामिल है, ये सिखाई जाती है और उसके बाद में रोजगार सृजन किया जाता है। पर्यटन के क्षेत्र में कुछ अवार्ड हैं। कल्चर के लिए हमारे राजस्थान को इम्पोर्टेंट ऑफ द ईयर घोषित किया गया, स्टेट ऑफ द ईयर घोषित किया गया। और इंडियन रोड्स ट्रिप के लिए अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो उसका अवार्ड भी राजस्थान को मिला। और हेरिटेज डेस्टिनेशन कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ के लोगों को दिया गया। उसके बाद में फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 वाली, इसमें आपको जो है वो 2 करोड़ रुपए या 15% तक का अनुदान दिया जाएगा अगर राजस्थान में आके फिल्म बना रहे हो। उसके अलावा गांव के ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी
मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना में जो ब्याज में छूट दी जाती थी 8% की, उसे बढ़ा के 9% किया गया है ग्रामीण पर्यटन करने पे आपको। ओके, उसके अलावा अगर आप गांव में पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं तो आपको 10 साल के लिए 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट किया तो 10 साल के लिए स्टेट जीएसटी से फ्री कर दिया जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ये 2021 में शुरू की गई थी। आप युवा हैं, बेरोजगार हैं, कोई स्कीम कोई रोजगार या कोई भी अपना शुरू करना चाह रहे हैं उद्योग धंधा, तो सरकार आपको 50,000 रुपये देगी बिना किसी गारंटी के। 12 से 18 किस्तों पे आप चुका देना और आपसे कोई भी ब्याज भी नहीं लिया जाएगा, आपको सिर्फ मूलधन चुकाना है। उसके अलावा जो भी बच्चे कोविड के टाइम पे बहुत सारी साइंस से रिलेटेड चीज़ों को छूट गए थे तो डीएसटी होम स्कूलिंग पॉडकास्ट शुरू किया गया था विज्ञान के जितने भी प्रोग्राम थे उनके लिए। राजस्थान फाउंडेशन मैंने आपको बताया था, शुरुआत 30 मार्च 2001 को स्थापना की गई थी। अध्यक्ष सीएम है। इसका उद्देश्य राजस्थानियों से संपर्क एवं संवाद बनाना है। एक त्रैमासिक पत्रिका जारी की जाती है, वो द्विभाषीय होती है। ठीक है, ऑनलाइन तीज और दीपोत्सव कार्यक्रम भी राजस्थान फाउंडेशन द्वारा किए जाते हैं। बच्चों को कनेक्ट करने के लिए चल मेरी ढोलकी ढमाकढंग प्रोग्राम है। ओके, पुरातत्व वाला कोई खास बात है नहीं इसमें। नवीनतम संग्रहालय जो है वो 12 में खोला गया है। राजस्थान जन आधार ये ध्यान रख लेना है, शुरुआत 18 दिसंबर 2019 से। 1 नंबर 1 कार्ड 1 पहचान। ठीक है, इसमें एक महिला के नाम से कार्ड जारी किया जाता है, परिवार की मुखिया के रूप में महिला सशक्तिकरण हो रहा है। इस कार्ड के आधार पर सारे पैसे जो हैं वो दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। ई कॉमर्स यूज किया जा सकता है, बीमा सुविधाओं में यूज किया जाता है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ हो रहा है, इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, वित्तीय समावेशन भी हो रहा है। ये जो कार्ड होता है वो 10 नंबर का होता है। बाकी सदस्यों की जो आइडेंटिटी पीआईडी होती है, पर्सनल आइडेंटिटी, वो 11 नंबरों की होती है। वर्तमान में 102 योजनाओं को दिया जा रहा है और सबसे इम्पोर्टेंटली इसे भारत सरकार द्वारा एज ए एड्रेस भी मान्यता दी गई है। ओके, उसके बाद में ये अपना सूचना एवं प्रौद्योगिकी वाला था जिसमें जन सूचना पोर्टल, जनसंपर्क पोर्टल, आधार, राजस्थान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, राजनेट, राजस्वान, राज वाईफाई, ई मित्र, राज ई साइन, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, एस्ट्रोनाइट स्काई ये जयपुर और सर इसका अलवर 2 जगह है। देवस्थान विभाग की ये 3 योजनाएं आपको पता होना चाहिए। तीर्थ यात्रा योजना, कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना, मोक्ष कलश योजना। ओके, अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए, यह 18 से 40 साल की उम्र में इसमें शामिल हो सकते हो और 60 वर्ष के बाद में आपको कुछ पेंशन मिलने वाली है। विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में प्री में ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 जो है वो पहाड़ी भरतपुर में 28 फरवरी 2022 को आयोजित किया गया था। बैंकिंग में कुछ इंपॉर्टेंट डाटा बताए दिए थे। 100% डिजिटाइजेशन वाले ज़िले आप देख लेना, जैसलमेर, अजमेर, धौलपुर एंड सिरोही। स्टैंड अप इंडिया आपको पता ही है, SC/ST महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक की ऋण सुविधा दी जाती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा गैर कृषि क्षेत्र में और 7 वर्ष के लिए ये पैसा दिया जाएगा, उसके बाद में आपको लौटाना होगा। एंड सिडबी को नोडल एजेंसी बनाया गया था इसमें। पर्यटन का ये डाटा आप ध्यान रख लेना है। ओके, एंड ये उद्योग संबल योजना मैंने आपको बता दिया था, 8% से 9% तक का इसमें दिया जाएगा ही। ओके, एंड सेवा क्षेत्र की प्रचलित मूल्यों पे और ये मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा जो है वो किस में दिया जा रहा है, व्यापारी होटल यानी पर्यटन में इस सेक्टर का हिस्सा है। और ये पहले चैप्टर में ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। GSBA में सेवा क्षेत्र का योगदान है 5.73 लाख करोड़ का, जिसमें पिछले साल की तुलना में 17.11% की ग्रोथ हुई थी। ये किसमें, प्रचलित कीमतों पे। तो ये चीज़ें हमने इस ओवरथा सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आपने कवर की हैं। आई विश कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। जो इम्पोर्टेंट डाटा है जो याद करने का है उस पर मैंने फोकस भी किया है, बट वही बात है कि आप जो है वो रिवाइज करेंगे तो प्रॉपर तरीके से आप समझ पाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको अपना लेक्चर उभरता सेवा क्षेत्र कंप्लीट कर दिया। ये अपनी बुक आपको लेकर के आनी है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा। ठीक है, और ये मेरे हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो इस बुक के अंतर्गत ही आपको मिल जाएंगे। एंड देखिए, फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बोलना नहीं चाहिए बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे इसे सीरियस नहीं लेते। इकोनॉमिक सर्वे इज दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। राजस्थान से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक सर्वे। धन्यवाद, जय हिंद। नए लेक्चर के साथ मिलेंगे हम शहरीकरण में, अर्बनाइजेशन वाले टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल।